चाहते थे लेकिन पता नहीं गायब हो गए। सर उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो ये चेक कर रहे थे मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने उनको कहा है कि दोबारा डिस्कनेक्ट करके ना रिकनेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, तो इज देयर एनी क्वेश्चन एग्जाम्स के अलावा, प्रीवियस जो हमने डिस्कशन किए टॉपिक्स, उसमें से कोई भी क्वेश्चन है? चले, आई थिंक नहीं है क्वेश्चन। आई होप कि जो सिस्टम डिज़ाइन है हमने डिस्कस किया था, सेलुलर नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कुछ हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। सर बस ये था कि आपने स्लाइड शेयर नहीं की। असल में मुझे ग्रुप में शेयर करना चाहिए था, बट वो आपका जो LMS है, मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ कंटिन्यूसली कि उस पे मैं ना चीज़ें अपलोड कर लूँ, बट देयर इज़ एन इशू, उसमें नहीं हो पा रहा। अदरवाइज़ खैर मुझे याद नहीं था, लेकिन अदरवाइज़ मैं आपके ग्रुप में ही शेयर कर लेता, बट कल से मैं लगा हूँ उस सर पे। ग्रुप में लेकिन वहाँ पे भी रिक्वायर्ड है ना, ग्रुप में शेयर कर दें, वहाँ पे रिक्वायर्ड है पूरा डाटा क्योंकि सेमेस्टर के साथ। मिड के लिए सर तैयारी कर रहे थे ना, तो ठीक है, डाटा हमारे पास सिर्फ 2 ही लेक्चर मौजूद है अभी तक। मैं कर लेता हूँ आज, लाजमी कर। नहीं किया तो आप लोग मैसेजेस सेंड करते रहे ग्रुप में कंटिन्यूसली के अपलोड नहीं हुए, लेक्चर मटेरियल अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं फिर कर लूँगा। ओके सर। अच्छा, आज जो हम जी सर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने जो सिस्टम डिज़ाइन पढ़ लिया, आपको आइडिया होगा कि जी सेलुलर नेटवर्क्स में डिज़ाइनिंग एंड एलोकेशन किस तरह की जाती है और कैलकुलेशन किस तरह की जाती है कि कितने चंक्स में आप बैंडविड्थ को डिवाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम की, उस हिसाब से कितने यूजर्स को आप एकोमोडेट कर सकते हैं, आप फ्रिक्वेंसी को कितना रीयूज़ कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड SI है, सिग्नल विदाउट इंटरफेरेंस, वो जो है वो आप अचीव कर सके। तो वो डिज़ाइन, वो कैलकुलेशन पूरी आपने किस तरह करनी, आई होप कि कुछ आइडिया हुआ होगा आपको। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। 3GPP लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसको हम LTE कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। इससे पहले जो टॉपिक होना चाहिए दैट शुड बी द 3G, बट अगर हम उसमें जाएंगे फिर हम इसमें आएंगे तो फिर शायद इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो 3G की हैं वो हम इसमें LTE में कवर भी कर लेंगे। हमने इवोल्यूशन पढ़ी थी कि 2G, फर्स्ट G से सेकंड G में, सेकंड से थर्ड G में, थर्ड से फोर्थ G में जो रिक्वायरमेंट्स थे, ठीक है, जो डाटा रेट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो बैंडविड्थ थी, वो कब और किस तरह हुई, वो हमने डिटेल में पढ़ी। तो अगर आपको याद हो, 2G हमारा जो था वो पूरा का पूरा हमारा जो था वो क्या कहते हैं, सर्किट स्विच नेटवर्क था, जिसमें द फोकस वाज ऑन कॉल ओनली। कि जो 3G में हम आए तो 3G में जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि जी हम डेटा ट्रांसमिशन जो है हमारी वो पैकेट स्विच पे शिफ्ट हो गए, और 3G में भी जो बेसिकली जो कॉल थी, द कॉल वाज बेस्ड ऑन द सर्किट स्विच, बट जो 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 डेटा था आपका, उसके लिए पैकेट स्विच नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ किया गया। और रिक्वायरमेंट क्या थी कि जी आप क्या कहते हैं, अप टू Mbps तक डेटा रेट जो है वो एक्वायर किया जाए। बहुत सारे और भी इसमें चीज़ें थी जो कि 2G में नहीं थी, 3G में वो हैंड ओवर्स थे, और भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए और मूविंग यूजर्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि 3G नेटवर्क्स के लिए 3G नेटवर्क में अचीव कर ली गई थी। देन
बट स्टिल द डेटा 3G में जो डेटा रेट्स थे वो दैट वाज नॉट एनफ, क्योंकि यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही थी। 3G में वी वर नॉट एबल टू वॉच अ वीडियो स्मूथली, ठीक है, वी वर नॉट एबल टू अपलोड अ हैवी फाइल, इट टेक्स टाइम, we were not able to watch to play online games, to play to have online video calls, even voice calls ki bhi jo quality that was not up to the mark. So there was a need for a next generation network जिसमें was called the 4G or LTE, long term evolution. So हम इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ 3GPP, द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ LTE के जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और बेसिकली हम जो आज के लेक्चर में करेंगे डिस्कस वो होगा कि LTE में जो रिसोर्सेज हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एलोकेशन किस तरह होती है, और उस हिसाब से हम देखेंगे कि जी जो हम कहते हैं कि 4G में या LTE में इतने बैंडविड्थ में हम इतना डेटा रेट अचीव करते हैं, तो हाउ थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल, हम उसको कैलकुलेट करेंगे इसमें। अच्छा जी, सो बेसिकली in November 2004 the 3GPP third generation partnership project, बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है, और यू कैन से दिस इज़ अ स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी फॉर द 3G, ठीक है, जो कि इसके डिफरेंट रिलीज़ है जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के स्पेशली सेलुलर नेटवर्क्स के 3G से ये 3G के लिए बेसिकली बनी थी, और इसके जितने भी स्टैंडर्डाइजेशंस हैं वो 3GPP के रिलीज़ की सूरत में पब्लिश होते हैं, और ये जितने भी नेटवर्क्स हैं, ताकि 3G है, 4G है और इवन 5G ना, इनके स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इनके रिक्वायरमेंट और इनके प्रोटोकॉल्स वो पूरी के पूरी डिफाइन होते हैं 3GPP के रिलीज़ में। अच्छा, तो बेसिकली जो 3GPP रिलीज़ सॉरी 3GPP जो क्या कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, ने प्रोजेक्ट शुरू किया टू डिफाइन LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेलुलर टेक्नोलॉजी। इसके लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट डिफाइन किया, जिस तरह अभी 5G के लिए था। सो फॉर 5G देयर वाज एन ओपन डिस्कशन स्टडी आइटम्स, जिस पे डिस्कशंस थे, जिसकी प्रॉपर रिव्यू स्टडी आइटम्स सबमिशंस थे, और उसको रिफाइन करके प्रॉपरली एक फिनिशिंग करके उसकी स्टैंडर्ड रिलीज़ कर ली गई। जैसा रिलीज़ 17 है, रिलीज़ 18 है, अब इसकी रिलीज़ 17-18 रिसेंटली हो गई है।
13 14 उसके आगे जो रिलीज़ है दैट वाज फॉर 5G बेसिकली। तो 5G से रेलेवेंट जितने भी चीज़ें वो उसमें ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गई हैं। तो इन 2014 जो था इन्होंने अपना जो LTE का प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया 2004 में, नॉट 14 में अपना LTE का लॉन्च किया इन्होंने। ऑब्जेक्टिव इसका क्या थे कि हाई परफॉर्मेंस को इन्हांस करना था। दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, क्योंकि जो बैकवर्ड नेटवर्क था 2G का 3G का उसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी लाजमी थी, क्योंकि उसमें सर्किट स्विच एंड पैकेट स्विच दोनों चल रहे थे। सर्किट स्विच फॉर कॉल्स एंड पैकेट स्विच फॉर डेटा। बट 4G का एक एम ये भी था कि इसको कम्प्लीटली सर्किट स्विच से पैकेट स्विच पे स्विच कर लिया जाए, बट इट शुड हैव द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी एज वेल। कंपैटिबिलिटी इसलिए लाजमी है कि आप पूरे सिस्टम को एक साथ बिल्कुल क्या कहते हैं रिप्लेस नहीं कर सकते। इफ़ यू कैन रिप्लेस द होल सिस्टम देन इट्स फाइन, बट यू कैन नॉट रिप्लेस द होल सिस्टम। आपके पास पैरेलल में चलेंगे, आपका 3G भी चलेगा, आपका 4G भी चलेगा। you have paid millions of dollars for that spectrum that you are using for 3G, so that you will still be using it। ठीक है, सर 2G के लिए जो आपने किया था वो आप यूज़ करेंगे तो इन पैरेलल चलेगा। ये नहीं है कि पूरा का पूरा आप रिप्लेस करें। इफ दैट इज़ पॉसिबल फिर तो मसला नहीं है। सो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इस केस में, क्योंकि इस टाइम जो था पर्टिकुलरली इस टाइम इसमें एक मेजर शिफ्ट आ रहा था। जिस तरह अब 4G से हम 5G में जा रहे हैं, सो अब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का इसमें भी मेन इशू है, क्योंकि बहुत सारी इसमें चेंजेस ऐसी आ रही है जो कि 4G में नहीं है। बट वी कैन नॉट कंप्लीटली चेंज, कंप्लीटली स्विच्ड। We cannot completely switch। वाइड एप्लीकेशंस 3G की एप्लीकेशन रेंज जो थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। देयर वाज लिमिटेड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस ऑन 4G। द वाइड 4G द मेन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। आजकल आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि 3G से हम 4G में जैसे कि कितने ऐसे सारे एप्लीकेशंस आ गए जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि 3G में उसकी सपोर्ट ही नहीं थी। टारगेट्स जो इसके थे दैट वाज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द पीक डेटा रेट्स। इंक्रीज करना था, लेकिन पीक डेटा रेट्स में, पीक डेटा रेट्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस के पीक आवर्स जो होते हैं उसमें जो डेटा रेट होता है, मतलब हर यूज़र को जो यूज़र की रिक्वायरमेंट वो पीक टाइम में होती है। ठीक है, पीक टाइम में उसको चाहिए, उसको नेटवर्क स्मूथ नेटवर्क चाहिए, उसको हाई डेटा रेट चाहिए। सो द सिग्निफिकेंटली इन LTE के मैन एक टारगेट जो था सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द पीक डेटा रेट, इंक्रीज द सेल एज बिट रेट्स। जो यूज़र सेल के एज पे होता है उसकी परफॉर्मेंस हमेशा डिग्रेड होती है, सफ़र होता है वो। ठीक है, बाकी यूज़र जो कि सेल के सेंटर में होते हैं उसकी तो परफॉर्मेंस इतनी डिग्रेड नहीं होती, लेकिन जो एज पे होता है उसकी ज़्यादा डिग्रेड होती है। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज द सेल एज बिट रेट्स सेल एज पे जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। improve the spectrum efficiency like before, it was one of the main concern के spectrum efficiency ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें भी वही टारगेट था। इम्प्रूव लेटेंसी, 5G में भी यही टारगेट है कि लेटेंसी जो है इसको मज़ीद अप टू फ्यू मिली सेकेंड हम लेके आना चाहते हैं। 4G में भी यही वन ऑफ द मेजर टारगेट वाज टू इम्प्रूव द लेटेंसी को रिड्यूस कर लिया जाए। लेटेंसी जितनी आपकी रिड्यूस होगी उतनी आपकी जो है ना परफॉर्मेंस बेहतर होगी। स्केलेबल बैंडविड्थ की स्केलेबिलिटी का इसमें ऑप्शन एक दिया गया कि बैंडविड्थ को हम स्केलेबल करें। वो स्केलेबल किस तरह है वहाँ बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, 1.5 मेगाहर्ट्ज़ का है, 10 मेगाहर्ट्ज़ का है, 15 का है, नहीं 5 का है, 10 का है, 15 का, 20 मेगाहर्ट्ज़ के ऑप्शन है हमारे पास। एक्सेप्टेबल सिस्टम एंड टर्मिनल कम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट एंड पावर कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, बट इट शुड बी एन एक्सेप्टेबल रेंज। ऐसा ना हो कि आपकी कॉस्ट जो है, सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी जो है, टर्मिनल सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी वो इतनी आप कॉम्प्लिकेटेड कर दे कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट फिर चाहिए।
ठीक है, सिस्टम की, आपकी सेलुलर सिस्टम की, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल सिस्टम की, यहाँ पे एंड पे जो यूज़र के एंड पे जो आप एल्गोरिथम लगा रहे हैं या सिस्टम चला रहे हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी हाई है कि उसकी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, एंड दैट केस इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो उसको आपने एक्सेप्टेबल रेंज में करना है ये सब कुछ। इसी तरह आपकी सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, यूज़र के एंड पे आप नहीं करना चाहते, लेकिन सिस्टम में जो आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो इतनी कम्प्लेक्स है कि उसके लिए जो हार्डवेयर है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसको रन करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होना होगा, तो देन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अगेन। ठीक है, चलो वो दोनों चीज़ें भी नहीं है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, देन इट विल नॉट बी अफोर्डेबल फॉर द यूजर्स। और पावर कंजम्पशन आपकी यूज़र एंड पे हो या आपके सिस्टम के एंड पे हो, लेकिन पावर कंजम्पशन जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। Next is the compatibility with the earlier release and with other system. It is like जो 5G में भी है वो भी इसी तरह का ही है कि compatibility होनी चाहिए इसकी। अर्लियर रिलीज जो रिलीज था, ये रिलीज 8 की बात हम कर रहे, LTE जो 3GBP का रिलीज था, रिलीज 8 9 की बात है, तो इसकी जो अर्लियर रिलीज थी 6 7 दैट वाज फॉर द 3G, उसके लिए उसके साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल उससे हट कर कोई डिफरेंट या टोटली सेपरेट चीज़ हम लॉन्च करें। एंड अदर सिस्टम्स मींस न सिर्फ सेलुलर सिस्टम के साथ, बट जो आपके पैरेलल में दूसरे सिस्टम चल रहे हैं, आपके क्या कहते हैं, वाईफाई हैं, और जो सिस्टम्स हैं आपके जो लैंडलाइन है, जो दैट इज अनदर सिस्टम, उसके साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। It should be optimized for low mobile speed but supporting high mobile speed. This is important one. It should be optimized. Optimized means uh, it should be focusing on the low mobile speed users. जो मोबाइल स्पीड जो सॉरी जो 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 वो यूजर्स जिनकी स्पीड लो है, मींस पेडेस्ट्रियंस जो है, या जो द पीपल दैट मूविंग विद द लो स्पीड, ठीक है, उनके लिए ये ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, बट इट शुड सपोर्ट द हाई मोबाइल स्पीड। जो हाई स्पीड है, जो यूजर्स हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट होनी चाहिए LTE में। तो दीज वर द टारगेट्स जिसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट सेट कर लिए गए और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर सिस्टम में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट एल्गोरिथम, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स जो है वो प्रपोज कर लिए गए इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टारगेट्स क्या थे? पीक डेटा रेट को इंक्रीज़ कर लिया जाए, ठीक है, सेल एच की में यूज़र की रेट्स है वो इंक्रीज़ होने चाहिए, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को बेहतर करे, लेटेंसी को इंक्रीज़ करे, इम्प्रूव करे, सॉरी लेटेंसी को रिड्यूस करे, वैसे करें, इंक्रीज़ ना, स्केलेबल बैंडविड्थ को, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफोर्डेबल कॉस्ट इसकी होनी चाहिए, कम्प्लेक्सिटी और पावर कंजम्पशन, ये तीनों अफोर्डेबल में होनी चाहिए। पीक डेटा रेट की हमने बात की। पीक डेटा रेट्स, the goal is to significantly increase the peak data rates, scale linearly according to the spectrum allocation. Linearly scale होने चाहिए spectrum allocation के according। टारगेट क्या था कि instantaneous downlink peak data rate of 100 megabits per second in 20 megahertz downlink spectrum, that is 5 bits per second per hertz। आपने ये यूनिट डिस्कस किए थे। अगर हमारे पास 20 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है डाउनलिंक के लिए, तो उसमें हमारे पास जो पीक डेटा रेट्स होंगे, पीक डेटा रेट जो है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड होनी चाहिए। दिस वाज द टारगेट पीक डेटा रेट। अपलिंक के लिए क्या था? इंस्टेंटेनियस अपलिंक पीक डेटा रेट ऑफ 50 मेगाबिट्स पर सेकंड इन अ 20 मेगाहर्ट्ज अपलिंक स्पेक्ट्रम, दैट इज 2.5 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज। एक हर्ट्ज अपलिंक की स्पीड कम होती है, तो अब एक हर्ट्ज स्पेक्ट्रम पे आपके 2.5 बिट्स एक सेकंड में आपके ट्रांसमिट होंगे। इसी तरह जो डाउनलिंक में है उसमें 5 बिट्स
पर हर्ट्ज। बेसिकली 2.5 आप नहीं कर सकते, या 2 करेंगे या 3 करेंगे, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली नॉट फॉर बेसिकली 2.5 होता नहीं है, लेकिन हम टोटल को जब करते हैं तो पर सेकंड हमारे पास इतने आते हैं। बेसिकली दैट इज़ 50 मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो एक हर्ट पे कितना आता है, दैट इज़ 2.5 पर हर्ट आता है हमारे पास। तो ये अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं पीक डेटा रेट्स। द सेकंड वन इज मोबिलिटी। अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर द लो स्पीड लो स्पीड जो हमारे पास यूजर्स है उनके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, बट इट शुड सपोर्ट हाई स्पीड यूजर्स। तो हमारे पास जो एनहांस यूट्रॉन है, या जिसको हम कहते हैं ई यूट्रॉन, सॉरी ओके to be optimized for a mobile speed 0 to 15 किलोमीटर पर आवर। हमने जो लो स्पीड का कहा, तो लेट लो स्पीड मींस फ्रॉम 0 टू 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो यूज़र मोबिलिटी है उनके लिए ये ऑप्टिमाइज होगा, बट इट सपोर्ट विद हाई परफॉर्मेंस स्पीड बिटवीन 15 to 120 किलोहर्ट्ज़ पर आवर। 15 to 120 15 to 120 kilometer means the user is not a pedestrian. The user is on the vehicle. तो इसके लिए हमारे पास it should support with the high performance. ये जो यूजर्स हैं जो कि नॉर्मल व्हीकल्स पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हाई परफॉर्मेंस इट शुड प्रोवाइड। एंड उससे ज़्यादा, उससे हायर जो यूजर्स है, हायर स्पीड यूजर जो है, मेंटेन मोबिलिटी एट स्पीड बिटवीन 120 to 350 किलोमीटर पर आवर। 120 से जो ऊपर है 350 किलोमीटर तक, उसमें मोबिलिटी जो है वो मेंटेन करें। मीन्स वो जिस रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं, एंड द यूज़र इज़ कनेक्टेड, हिज कनेक्शन शुडंट बी लॉस्ट। ठीक है, 120 से 350 तक हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मली जो कार्स हैं हमारे पास, उसकी 120 किलोमीटर तक ही स्पीड होती है नॉर्मली। हम तो खैर भगाते हैं ज़्यादा पे भी, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक बात करें 350 तक हमारे पास हाई स्पीड ट्रेन्स आ जाते हैं, या हमारे पास क्या कहते हैं जो फेरीज वगैरह है वो आ जाते हैं इस स्पीड में। और एंड इवन अप टू 500 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी बैंड, 500 किलोमीटर तक भी इसमें सपोर्ट होना चाहिए। 500 तक हमारे पास उसमें फिर ये क्या कहते हैं लो स्पीड जो प्लान्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादातर नहीं जाते। तो ये स्पीड्स की रिक्वायरमेंट है। सपोर्ट वॉइस एंड रियल टाइम सर्विसेज ओवर एंटायर स्पीड रेंज। जो एंटायर स्पीड रेंज पे जो है ना सारी सर्विस, एंटायर स्पीड रेंज नॉर्मली हमारे पास जो इन सर्विस एरिया आपके होते हैं, तो दैट इज़ बिलो 500 किलोमीटर पर आवर, उससे ज़्यादा नहीं होती। अगर उससे ज़्यादा प्लान की बात करते हैं तो दैट यूजुअली उस रेंज में फिर होता नहीं है, दैट्स इन द स्काइज विद क्वालिटी एट लीस्ट एज गुड एज यूट्रॉन। यूट्रॉन मीन जो ये एक्सटेंडेड यूट्रॉन की हम बात करते थे, LTE की बात करते हैं, तो इट मीन्स के जितनी भी स्पीड है सबके लिए सपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट जो कि 3G प्रोवाइड कर रहा था उतना सपोर्ट होना चाहिए। These are the requirements for the mobility. So to summarize it, जो हमारे पास pedestrians है उसके लिए optimized solutions है, high performance should be provided for all the moving users, और जो 120 से above जो high speed users हैं
उनके लिए उनकी जो कनेक्शन है that should be established properly. Spectrum issue, third जो हमारे टारगेट है that was regarding the spectrum की रीयूज एक्सटेंशन की हमने बात की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की हमने। तो स्पेक्ट्रम फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास जो EUTRON है to operate in 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 मेगाहर्ट्ज, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कि आप 1.4 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 10, 15 और 20 मेगाहर्ट्ज में इसको अप्रोच कर सकते हैं। Hence allowing different possibility for reframing already unused spectrum. जो क्या कहते हैं जो ऑलरेडी यूज स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट रिफ्रेमिंग आप कर सकते हैं। आप अपलिंक एंड डाउनलिंक में इसको कर सकते हैं डिवाइड या क्या कहते हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अपलिंक एंड डाउनलिंक तो आपको आइडिया है कि अपलिंक के लिए सेपरेट बैंडविड्थ एंड डाउनलिंक के लिए सेपरेट, पेयर एंड अनपेयर्ड डिस्कस करें। कोएग्जिस्टेंस mean existing simultaneously. So it should exist simultaneously with G grain 3G on adjacent channel. 3G जो आपके नेटवर्क है, 3G जो आपके नेटवर्क है, ठीक है, और GE और N इसकी एब्रिविएशन आई फॉरगॉट बट एनीवे adjacent channel पे it should coexist, means कि adjacent channel पे it should operate with other operator and on adjacent channel, या other जो आपके operators होंगे उसके साथ भी adjacent channel पे operate कर रहा हो। Handover with the non 3GPP technologies, 3GPP रिलीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या कहते हैं जो 3G 4G के लिए स्टैंडर्डाइजेशन है उसके लिए। तो अदर जो है इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है जिस तरह CDMA था और आपका वाईफाई था, ठीक है, तो उसके साथ भी हैंडओवर की सपोर्ट इसमें होनी चाहिए। So basically what is LTE? LTE is a standard for wireless data communication technology and an evolution of the GSM UMTS जो आपका है उसका स्टैंडर्ड की evolution है, standard for the wireless communication. The goal for the LTE was to increase the capacity and speed. दो मेन चीज़ें थी जिस पे सारा फोकस है, to increase the capacity and speed. कैपेसिटी अभी तक भी जो हमने फ्रिक्वेंसी रीयूज वगैरह की बात की वायरलेस कम्युनिकेशन में, मैंने स्टार्ट में भी आपको ये बात की थी, द मेन फोकस इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी, कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड स्पीड, दो चीज़ें हैं। तो कैपेसिटी मीन्स टू एकोमोडेट मोर एंड मोर डिवाइसेस और मोर एंड मोर यूजर्स, एंड स्पीड का आपको आइडिया है कि डाटा रेट आपका इंक्रीज हो, इन्हांस हो। So the goal of LTE was to increase the capacity and speed of the wireless data network using a new DSP techniques and modulations. Different digital signal processing techniques और modulation को use करके आप capacity को increase करें, different algorithm, different new technologies को use करें, new equipment को enhance करें, existing hardware को enhance करके, but basic objective was to achieve these two things, to achieve the capacity and to achieve the speed. A further goal was to redesign and simplification of the network architecture to an IP-based system with significantly reduced transfer latency. Just a second. अच्छा जी,
चलें, वैसे स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर था 3G नेटवर्क का, दैट वाज पैकेट स्विच एंड सर्किट स्विच। तो 4G LTE का एक ऑब्जेक्टिव यही भी था कि जो इसका आर्किटेक्चर है वो कम्प्लीटली IP बेस्ड सिस्टम और जो है वो बनाया जाए, और जो लेटेंसी है एंड सॉरी जो लेटेंसी है 3G आर्किटेक्चर के मुकाबले में उसको इंक्रीज कर लिया जाए। तो 4G जो आर्किटेक्चर है दैट इज कम्प्लीटली IP बेस्ड आर्किटेक्चर। The LTE wireless interface is incompatible with 2G and 3G networks, so it must be operated on a separate wireless spectrum. जो current spectrum था 3G का, that was not suitable for 4G. इसी वजह से इसके लिए completely 4G जो है it should operate on a completely separate spectrum. इसीलिए जो 4G लॉन्च हुआ था, if you remember, so 4G स्पेक्ट्रम लाइसेंस नहीं इशू हो रहा था बिकॉज 4G ऑपरेट करने के लिए दे रिक्वायर्ड अ सेपरेट न्यू स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, कैन वी हैव अ ब्रेक एंड कंटिन्यू द क्लास आफ्टर अ ब्रेक? जी सर, Okay, sir. श्योर। कितने टाइम का? जितना मर्जी ले लें सर। व्हाट सर I'm टाइम free. व्हाट टाइम इट इज? आप भी अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन प्रे। जी सर, खाना भी खाना है। बस फिर असल बात तो कहने वाली है, तो जी let's start at 7:35. 20 minutes would be enough. जी सर।